वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम लोग मार्च मेगा टेस्ट का पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। देखो, यहाँ पे बोला कि एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? तो देखो, हम लोग बोलेंगे, मान लो कि सरफेस टेंशन को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। एस जो है प्रोपोर्शनल है ई का पावर एक्स, टी का पावर वाई और टी का पावर जेड का। अभी एस जो है सरफेस टेंशन है, जो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब एफ बाई एल। तो सरफेस टेंशन का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा m1 L0 T-2 ऐसा। और राइट साइड देखोगे एनर्जी का पावर एक्स है। एनर्जी का हम लोग डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं m1 L2 T-2 का पावर एक्स। सिर्फ ही का पावर वाई है। ही का डायमेंशनल फार्मूला होता है L1 T-1। हम लोग बोलेंगे L1 T-1 का पावर वाई, फिर टी का पावर जेड। अभी राइट साइड देखोगे तो एम का जो नेट पावर है वो एक्स हो जाएगा। एल का पावर देखोगे तो 2x+y हो जाएगा। और टी का पावर देखोगे तो -2x-y+z, -2x-y+z। और लेफ्ट साइड में तो m1 T-2। अभी दोनों साइड हम लोग अगर पावर कंपेयर करें तो हम लोग बोलेंगे कि राइट साइड में एम का पावर एक्स है, और लेफ्ट साइड में जो है वो एम का पावर 1 है। मतलब यहाँ से एक्स का वैल्यू 1 होना चाहिए ऐसा। लेफ्ट साइड में देखेंगे एल का पावर 0 है, और राइट साइड में एल का पावर 2x+y है। मतलब 2x+y=0। एल का पावर कंपेयर करने के बाद 2x+y=0। यहाँ से y का वैल्यू हो जाएगा -2, क्योंकि x का वैल्यू तो 1 आ गया है। उसी तरह t का पावर अगर कंपेयर करें तो लेफ्ट साइड में t का पावर -2 है, और राइट साइड में -2x-y+z। इसका मतलब -2x-y+z का वैल्यू -2 के बराबर होना चाहिए। अब इसमें हम लोग x की जगह पे 1, y की जगह पे -2 डाल देंगे, तो z का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा -2। मतलब x का पावर 1, y का पावर -2 और z का पावर -2 ऐसा। तो जो हम लोग सरफेस टेंशन बोले थे वो प्रोपोर्शनल है ई का पावर एक्स, ई का पावर वाई और टी का पावर जेड। यहाँ पे एक्स की जगह पे 1 आ गया, टी की जगह पे सॉरी वाई की जगह पे -2 और जेड की जगह पे -2। तो हम लोग बोलेंगे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में बोला कि जो रिलेटिव एरर है सरफेस टेंशन,
वो अल्फा है, तो वॉल्यूम में रिलेटिव एरर कितना होगा वो बताना। मतलब किसी स्फेयर के लिए सरफेस एरिया में तो रिलेटिव एरर है, उसका वैल्यू अल्फा बोला है, तो उस स्फेयर के वॉल्यूम में रिलेटिव एयर कितना होगा वो बताना। हम लोग जानते हैं कि सरफेस एरिया ए इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। अगर रिलेटिव एरर की बात करेंगे मतलब डेल ए अपॉन ए, तो राइट साइड तो 4 पाई है जो कांस्टेंट है, तो डेल ए अपॉन ए जो आएगा वो हो जाएगा 2 डेल r अपॉन r। यहाँ डेल ए अपॉन ए सरफेस एरिया में रिलेटिव एरर, इसको अल्फा बोला है, मतलब इसके जगह पे हम लोग अल्फा रख देंगे तो हो जाएगा 2 डेल r अपॉन r इक्वल टू अल्फा। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि डेल r अपॉन r इक्वल टू अल्फा/2। अभी मुझे वॉल्यूम में चाहिए रिलेटिव एरर, तो वॉल्यूम हम लोग जानते हैं कि होता है 4/3 पाई r क्यूब, ऐसा। अभी यहाँ पे रिलेटिव एरर वॉल्यूम में देखोगे मतलब डेल वी अपॉन वी करोगे तो हो जाएगा 3 डेल r अपॉन r, और डेल आर अपॉन आर का वैल्यू आ गया है अल्फा/2, तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे अल्फा/2 डेल आर अपॉन आर के जगह पे, तो हो जाएगा डेल वी बाई वी इक्वल टू 3 अल्फा/2। मतलब हम लोग बोलेंगे ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में परसेंटेज एरर किसी फिजिकल क्वांटिटी PQRS में दे रखा है 0.5%, 1%, 3% और 1.5%। तो एक फिजिकल क्वांटिटी ए में कितना होगा मैक्सिमम परसेंटेज एरर वो बोला है। उसने लिख रखा है कि ए इक्वल टू टी का पावर 3 क्यू का पावर 2 अपॉन √r इंटू एस, ऐसा। यहाँ से बोलेंगे कि डेल ए अपॉन ए जो होगा 3 डेल p अपॉन p प्लस 2 डेल q अपॉन q प्लस हाफ डेल r अपॉन r प्लस डेल एस अपॉन एस। अभी डेल पी अपॉन पी की जगह पे 0.5 दिया हुआ है, तो हो जाएगा 3 × 0.5 डेल क्यू अपॉन क्यू, 1% दिया हुआ है, तो हो जाएगा 2 × 1% प्लस डेल आर अपॉन आर को 3% दिया हुआ है, तो हो जाएगा हाफ इंटू 3 पर। डेल एस अपॉन एस को दिया हुआ है 1.5, और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 6.5। हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम परसेंटेज एरर जो ए के कैलकुलेशन में होगा वो होगा 6.5। ऑप्शन डी जो है हम लोग बोलेंगे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि एक बॉल को किसी टावर का टॉप से रिलीज किया गया और टावर का हाइट h है। बॉल जो है t समय में ग्राउंड पे पहुंच जाता है, तो t/3 सेकेंड का पोजीशन क्या होगा वो बताना। मतलब हम लोग ऐसा बोलेंगे कि ये मेरा मान लो एक टावर है, h हाइट का,
इसके टॉप से किसी बॉल को रिलीज किया गया, मतलब यू इक्वल टू 0 छोड़ा गया, ग्राउंड तक आने में उसको समय जो लग रहा है कैपिटल टी। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे एक्सलेशन जो होगा वो जी के इक्वल होगा, क्योंकि फ्री फॉल का कंडीशन है। तो एच इक्वल टू हो जाएगा हाफ टी टी स्क्वायर ऐसा। अभी वो मुझसे पूछा है कि t/3 सेकंड पे उसका पोजीशन क्या होगा। तो मान लो कि t/3 सेकंड पे बॉल जो है ऊपर से चल के इस जगह पे आ गया, यहाँ से चल के यहाँ तक आ गया, डिस्प्लेसमेंट एस हुआ, और समय कितना लगा t/3। तो हम लोग यहाँ पे एस इक्वल टू लिखेंगे यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। यू तो 0 था, हाफ ए की जगह पे जी हो जाएगा फ्री फॉल, और समय बोला है t/3। तो t/3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 9। यहाँ से एस इक्वल टू हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर अपॉन 9, और हाफ जी टी स्क्वायर को हम लोग एच लिखेंगे, हो जाएगा एच अपॉन 9। मतलब t/3 सेकंड में वो h/9 मीटर नीचे आएगा। तो अभी मुझे जमीन से उसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए, जमीन से वो कहाँ पे होगा, जमीन से कितना ऊपर होगा। मतलब मान लो जमीन से एच डैश ऊपर होगा, हम लोग बोले कि ये वाला जो है एच डैश है, तो मुझे एच डैश ही चाहिए। तो एच डैश जो है वो हो जाएगा टोटल हाइट माइनस डिस्प्लेसमेंट, ये आएगा 8h/9। तो हम लोग बोलेंगे कि t/3 सेकंड बाद वो बॉल जमीन से 8h/9 मीटर ऊपर होगा। हम लोग बोलेंगे ऑप्शन सी जो है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो इस इसमें बोला कि कोई कार जो है रेस्ट था, फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेट करता है कुछ समय के लिए, उसके बाद वो कांस्टेंट रेट से डी एक्सेलरेट करता है और फाइनली रेस्ट पे आ जाता है। मतलब इसका अगर टी कर्व बनाए हम लोग, वेलोसिटी टाइम कर्व, ऐसा होगा कि पहले वो रेस्ट था, मतलब वेलोसिटी 0 था, फिर एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब वेलोसिटी बढ़ेगा लिनियरली ऐसा कुछ मैक्सिमम। हमने बोला कि वो t1 समय तक एक्सेलरेट किया, तो यहाँ से यहाँ तक टाइम t1। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 था, एक्सेलरेशन दे रखा है अल्फा, तो t1 टाइम बाद जो उसका वेलोसिटी होगा वी, तो हम लोग लिखेंगे u प्लस ए टी। यू तो 0 था, तो 0 प्लस ए एस, मतलब t1 टाइम बाद जो उसका वेलोसिटी हो रहा होगा अल्फा टी ऐसा। अब डिसलरेट करने लगा, डिसलरेट करेगा तो उसका वेलोसिटी घटेगी घटेगी और फाइनली रेस्ट पे आ गया, 0 हो गया। ये बोला मान लो समय लिया t2, और इसमें बोला कि जो डिसलेशन का रेट था वो बीटा था, और हम लोग जानते हैं कि डिसलेशन में एक्सलेशन जो होता है निगेटिव होता है, मतलब यही इस टाइम पे जो एक्सलेशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे माइनस बीटा, और इस पोर्शन में जो एक्सलेशन होगा उसको बोलेंगे हम लोग अल्फा ऐसा। ओके, मतलब इसको हम लोग ऐसा बोल दें कि वो पॉइंट ओ से स्टार्ट किया, इनिशियली रेस्ट पे था, ओ से ए तक
एक्सलरेट किया और ए के बाद डिसलरेट करके फाइनली वो बी पे टेस्ट पे आ गया। तो अब ए से बी पोर्शन के लिए अगर देखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी हम लोग बोलेंगे ए से बी के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं, ए से बी। ए से बी के लिए देखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी उसका था अल्फा टी वन और अंतिम वाला हो गया जीरो, फाइनली वो बी पे रुक गया। तो हम लोग यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाए तो v फाइनली जीरो हो गया, रुक गया था बी पे। यू के जगह पे हम लोग लिखेंगे अल्फा टी वन, ए के जगह पे लिखेंगे एक्सलेशन माइनस बीटा था इस पोर्शन के लिए, और टाइम टी टू ऐसा। तो अल्फा टी वन माइनस बीटा टी टू इक्वल टू जीरो। यहाँ से अल्फा टी वन इक्वल टू हो जाएगा बीटा टी टू, इसलिए हम लोग टी टू को लिखेंगे अल्फा टी वन अपॉन बीटा। ठीक है, एक इक्वेशन। अभी टोटल टाइम लगा टी वन प्लस टी टू। टी वन समय तक वो एक्सलरेट कर रहा था, टी टू में रिटार्ड कर रहा था, टोटल टाइम लगा टी वन प्लस टी टू। और टोटल टाइम जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो टी दिया हुआ है, मतलब हम लोग बोलेंगे टी वन प्लस टी टू इक्वल टू टी, हम लोग बोलेंगे ऐसा टी वन प्लस टी टू इक्वल टू टी। टी टू की जगह पे डाल देंगे हम लोग अल्फा टी वन अपॉन बीटा इक्वल टू टी। यहाँ से बीटा एलसीएम ले लोगे तो हो जाएगा ऊपर में ऐसा कुछ, हो जाएगा तुम्हारा बीटा टी वन प्लस अल्फा टी वन बाई बीटा इक्वल टू टी। इसलिए हम लोग टी वन को बोलेंगे बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा ऐसा। अभी तुमसे इस क्वेश्चन में पूछा था कि उसका मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा, तो हम लोग ग्राफ से देख रखे थे कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो होगा यहाँ पे पॉइंट ए पे होगा और वो होगा अल्फा टी वन। तो मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी ही बताना है, तो हम लोग बोलेंगे कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो होगा अल्फा टी वन का वैल्यू आ गया है तो टी वन का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो ये वी मैक्स जो होगा हो जाएगा अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा ऐसा। बोलेंगे ऑप्शन डी जो है इसमें करेक्ट है। तो फिफ्थ वाले में हम लोग बोलेंगे दिल्ली करेक्ट। सिक्स्थ वाला देखो, सिक्स्थ वाले में किसी पार्टिकल का पोजीशन टाइम के साथ दे रखा है। बोला एक्स इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब। यहाँ पे ए बी सी जो है कांस्टेंट है। ने बोला कि जब पार्टिकल का एस्केलेशन जीरो होगा टाइम पे वेलोसिटी क्या होगा ऐसा। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे दे रखा है एक्स इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब। तो पहले हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी के लिए हम लोग बोलेंगे डी एक्स अपॉन डी टी, मतलब डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो हो जाएगा ए प्लस टू बी टी माइनस
टी सी टी स्क्वायर ऐसे। फिर उसके बाद हम लोग एक्सेलेरेशन निकालेंगे। एक्सेलेरेशन मतलब हम लोग वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा 2b माइनस 6ct। अभी एक्सेलेरेशन किस टाइम पे जीरो होगा, उसी टाइम पे मुझे वेलोसिटी निकालना है। तो हम लोग एक्सेलेरेशन को जीरो से इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2b-6ct इक्वल टू जीरो। ये टी इक्वल टू आएगा 2b/6c। 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, तो हम लोग बोलेंगे टी इक्वल टू हो जाएगा b/3c ऐसा। इस टाइम पे एक्सेलेरेशन जीरो होगा, मुझे इसी टाइम पे वेलोसिटी चाहिए। तो जो वेलोसिटी वाला एक्सप्रेशन आया था, ए वाला v इक्वल टू ए प्लस 2bt-3ct², इसमें t की जगह पे हम लोग डाल देंगे b/3c। तो ये हो जाएगा v इक्वल टू ए 2b × टी की जगह पर डाल देना है b/3c माइनस 3ct²। टी स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा b² / 9c ऐसा। और इसको सोल्व करेंगे तो आएगा v इक्वल टू ए प्लस b²/3। हम लोग बोलेंगे ऑप्शन दिल्ली डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रखा है कि कोई पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा था, और वो आधे डिस्टेंस जो है 3 मीटर पर सेकंड से कवर करता है। बाकी का जो आधा डिस्टेंस बच गया उसको 2 इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करता है। तो एवरेज स्पीड क्या होगा उस पार्टिकल का होता है। तो हम लोग ऐसा बोल देते हैं, मान लो कोई पार्टिकल ए से बी तक ऐसे लीनियर पथ पे जा रहा है, ठीक है। और ए से बी तक के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग एस बोल देते हैं। तो उसने क्या किया कि आधे डिस्टेंस तक, मतलब s/2 तक, मतलब ए से सी जो s/2 तक है, इसको उसने 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला। और सी से बी तक वो 2 इक्वल टाइम इंटरवल में, मान लो ऐसा कि सी से डी पहले चला t2 टाइम लिया, और फिर डी से भी यहाँ भी t2 टाइम लिया, इक्वल टाइम इंटरवल तक चला। और ए से सी को हम लोग बोल देते हैं टाइम t1 लिया होगा ऐसा। तो सी से डी और डी से बी इसमें टाइम इक्वल लिया था, इसलिए हम लोग t2 ले लिया। और सी से डी जब वो चल रहा था इस टाइम उसका जो स्पीड था वो था 4.5 मीटर पर सेकेंड। और डी से बी के टाइम पे उसका जो स्पीड था वो था 7.5 मीटर पर सेकेंड। अभी उसका मुझे बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होगा। एवरेज स्पीड हम लोग बोलते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो हो गया एस, ए से बी तक टोटल डिस्टेंस एस हो गया। अभी मुझे टोटल टाइम निकालना है। ओके, मतलब टोटल टाइम हम लोग देखेंगे तो T1 + T2
प्लस T2 ऐसा। तो एक तो हम लोग ऐसा लिखेंगे कि C से B तक जो डिस्टेंस है वो आधा है, मतलब S/2 ऐसा। C से B तक मतलब C से D प्लस D से B, मतलब इसको ऐसा लिखेंगे CD प्लस DB इक्वल टू S/2। अभी कहानी देखो, CD इस डिस्टेंस को हम लोग लिखेंगे स्पीड इनटू टाइम। तो इस टाइम पे उसका स्पीड था 4.5 और टाइम लिया उसने T2, तो ये हो जाएगा CD को हम लोग लिखेंगे 4.5 T2 प्लस टीवी को लिखेंगे फिर से स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड था 7.5 इनटू टाइम करोगे तो T2 इक्वल टू S/2। इन दोनों को जोड़ दोगे तो हो जाएगा 12T2 इक्वल टू S/2। इसलिए T2 को तो बोलेंगे S/24 S। ये हो गया मेरा T2। अगर हम लोग T1 की बात करें तो हम लोग बोलेंगे कि A से C तक उसने डिस्टेंस कवर किया S/2, और उसका जो स्पीड था इस दौरान वो था 3 मीटर पर सेकंड। तो T1 निकालना होगा तो हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस था S/2 और स्पीड था 3, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब S/2/3, तो ये हो जाएगा S/6 ऐसा। तो टोटल टाइम जो ए से बी तक लगा वो T1 प्लस 2 T2। तो टोटल टाइम, चलो इधर हम लोग बोल रहे हैं कि टोटल टाइम हो जाएगा T1 प्लस 2 T2। T1 की जगह पे S/6 डाल देंगे, T2 की जगह पे S/24, तो ये हो जाएगा S/6 प्लस 2 इंटू S/24, मतलब S/12 हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो 12 2S प्लस S मतलब 3S/12, काटोगे तो S/4, तो टोटल टाइम जो उसको लगा S/4 ऐसा। और टोटल जो डिस्टेंस था वो S था, इसलिए जो एवरेज स्पीड हम लोग लिखेंगे वो बोलेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एस कट जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे एवरेज स्पीड उसका होगा 4 मीटर पर सेकेंड। इसलिए हम लोग बोलेंगे ए अहमदाबाद जो है करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला कि किसी एक पार्टिकल को वी नोट स्पीड से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया, फेंका गया। तो ऐसे वी नोट स्पीड से थीटा एंगल पे किसी ऐसे। अभी कहानी क्या है कि बोला कि अगर कोई पर्सन, कोई आदमी उसी टाइम पे जिस टाइम पे बॉल को फेंका गया ओरिजेंटल डायरेक्शन में अगर दौड़ना स्टार्ट किया P0/2 स्पीड से, तो क्या आदमी कभी बॉल को पकड़ पाएगा? मतलब जिस टाइम पे बॉल को फेंका उसी टाइम पे एक आदमी इसी जगह से ऐसा दौड़ना स्टार्ट किया, ठीक है, तो क्या पकड़ पाएगा या नहीं वो बताना है। अभी कहानी देखो कि मान लो कि बॉल ऐसे चल के यहाँ है,
आदमी उतना समय में अगर इस जगह पे पहुंच जाता तो पकड़ लेता। मतलब आदमी कब पकड़ सकता है, जब उतना समय में आदमी इस जगह पे पहुंच जाए। मान लो बॉल को फेंका ओ से, और बॉल गिर रहा था जमीन पे ए पॉइंट पे। अगर आदमी उस टाइम में ओ से चल के ए तक आ जाए, ए पे वो बॉल को पकड़ सकता। ठीक है, मतलब कि एक डायरेक्शन वाला डिस्प्लेसमेंट दोनों का इक्वल होगा तभी पकड़ सकता है। बॉल भी एक्स डायरेक्शन में जीरो से ए आया, आदमी को भी जीरो से ए आना पड़ेगा उस टाइम में, तो बॉल को पकड़ सकता है। और एक्स डायरेक्शन वाला डिस्प्लेसमेंट इक्वल होने का मतलब कि एक्स डायरेक्शन वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट दोनों का सेम होना चाहिए। आदमी जो है v0/2 से दौड़ रहा था, मतलब उसका एक्स डायरेक्शन में जो स्पीड था v0/2। अगर बॉल का एक्स डायरेक्शन वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट v0/2 हो जाए, तो दोनों का एक्स डायरेक्शन वाला वेलोसिटी सेम होगा, इसलिए एक्स डायरेक्शन वाला डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम होगा, और सेम होगा तो आदमी बॉल को पकड़ लेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ, आदमी बॉल को पकड़ सकता है कब, जब बॉल का एक्स डायरेक्शन वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट आदमी के वेलोसिटी के बराबर होगा। तो यहाँ से फिनोट फिनोट कट जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, मतलब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो अगर बॉल को 60 डिग्री पे फेंका जाएगा तो आदमी उसको पकड़ लेगा ऐसे। तो हम लोग बोलेंगे ऑप्शन ए जो है करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि एक लड़का छत पे, जो ग्राउंड से 10 मीटर ऊंचाई पे, वहां से किसी गेंद को 10 मीटर पर सेकेंड से फेंकता है 30 डिग्री एंगल पे ओरिजेंटल के साथ। तो अभी बोला कि जिस बिंदु से फेंका उससे कितना दूरी पे वो फिर से 10 मीटर की ऊंचाई पे होगा, मतलब ऐसा हम लोग बोले। कि ये मेरा छत है मान लो, छत पर से, तो छत की जो ऊंचाई है 10 मीटर, यहाँ से एक लड़का एक बॉल को ऐसे फेंका 10 मीटर पर सेकेंड से 20 डिग्री एंगल पे, तो बॉल जो है ऐसे जाके ऐसे गिरेगा, जो और ऐसे जमीन पे आएगा आगे ऐसा। तो उसने बोला है कि बॉल जो है जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पे कितना दूरी पे होगा, मतलब मान लो ये आर दूरी पे होगा ऐसा। चलिए, तो ये आर ही निकालना है। इस जगह पे जब बॉल आएगा, मान लो कि बॉल को उसने फेंका ओ से, बॉल जब ए पे आएगा तो वो फिर से जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पे होगा, मतलब शुरू वाले लेवल के बराबर में आ गया ऐसा। तो इस जगह से फेंका, वहां से एक कितने दूरी पे बिंदु होगी, मतलब ओ से और ए के बीच का अंत, तो ये आर के इक्वल होगा। तो बेसिकली मुझे आर निकालना ही बोला है डायरेक्टली, और आर के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन ची होता है। तो यू तो यहाँ पे 10 था, यू स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 100। थीटा था 30 डिग्री, तो 2 थीटा हो जाएगा 60 डिग्री, मतलब साइन 2 थीटा मतलब साइन 60, ये हो जाएगा √3 अपॉन जी। जी का वैल्यू बोलोगे 10, तो आर का वैल्यू आएगा 5√3।
और ये हो तुम्हारा हो जाएगा 8.66। तो हम लोग बोलेंगे कि दिल्ली जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। इसमें क्या है कि बोला कि ए डॉट बी और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो है बराबर है। ऐसा बोला है कि ए डॉट बी और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर। ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा। तो ए बी कैंसिल हो जाएगा, मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। कॉस थीटा को दाएं साइड ले जाओगे तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू साइन थीटा भागा कॉस थीटा, मतलब tan थीटा। तब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री ऐसा। अभी वो मुझे बोला है कि ए माइनस बी, फैक्टर ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि ये ए माइनस बी का जो रिजल्ट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा, थीटा की जगह पे आ गया है 45 डिग्री ऐसा। और कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2। तो कॉस 45 की जगह पे 1/√2 रख दोगे तो ये कटने के बाद हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस √2ab ऐसा। हम लोग बोलेंगे अहमदाबाद इसमें करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट वाले में क्या है कि एक रोप जो है मासलेस वैसा पुली के ऊपर से पास होके हुक सी के साथ बांधा हुआ है ऐसा। मतलब ये जो सी है हुक, ये फिक्स्ड है। हम लोग बोलेंगे ये वाला जो बिंदु है यहाँ पे जहाँ पे हुक लगाया हुआ है फिक्स है, वो मूव नहीं कर सकता है ऐसा। और दूसरा एंड जो है फ्री। अभी कहानी क्या है कि दूसरे किनारे को पकड़ के कोई आदमी ऐसे ऊपर चढ़ रहा है, तो उसका मैक्सिमम सेफ एक्सेलेरेशन क्या हो सकता है। अभी आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो बोलोगे कि नीचे तो लगेगा mg, ऊपर लगेगा टेंशन, और हम लोग बोल दिए कि ए एक्सेलेरेशन से मान लो ऊपर जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। टी का वैल्यू मैक्सिमम जो टेंशन हो सकता है रोप के, वो दे रखा है 360। तो हो जाएगा 360 माइनस एम जी। एम का वैल्यू 60 दिया हुआ है तो एम जी करोगे तो 600 इक्वल टू एम ए 60 × ए। तो 360 माइनस 600 करोगे तो हो जाएगा -240। -240 इक्वल टू 60 ए। इसलिए ए इक्वल टू हो जाएगा -4 मीटर पर सेकंड। मतलब माइनस का मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन। आदमी ऊपर चढ़ रहा होगा तो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है डाउनवर्ड डायरेक्शन। हम लोग बोलेंगे जो एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड होगा वो 4 होगा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट वाला देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में एक स्ट्रिंग जो पुली के ऊपर से पास हो रहे हैं के दोनों किनारों पे दो मास m1 m2 लटका हुए।
और बोला कि जो सिस्टम का एक्सलेशन है वो 6/8। तो मास के रेशियो क्या होंगे ऐसा हम लोग बोल दिए कि मान लो कि ये ऊपर जा रहा है, ए एक्सलेशन से ए का वैल्यू 6/8 दिया हुआ है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं ऐसा। तो हम लोग ऐसा पढ़ रखे हैं पुली ब्लॉक सिस्टम के लिए कि एक्सलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो m1 - m2 अपॉन m1 + m। यहाँ पे एक के जगह पे 6/8 दिया हुआ है, तो एक की जगह पे हम लोग 6/8 रख देंगे। हो जाएगा 6/8 = m1 - m2 अपॉन m1 + m2। तो जी जी कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा m1 + m2 = 8m1 - 8m2। अभी m2 को एक साइड और m1 को एक साइड कर दे तो हो जाएगा 9m2 = 7m1। इसलिए मास का रेशियो मतलब m1/m2 करोगे हो जाएगा 9/7 ऐसा। तो हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। 13 वाले में देखो, 13 वाले में कहानी ऐसा है कि एक 10 kg का मास एक रोप के सहारे ऐसे वर्टिकली लटकाया हुआ था। अभी क्या है कि रोप के कहीं बीच में ऐसा बीच में एक फोर्स लगा, फोर्स लगाने के बाद रोप जो है ऐसे 45 डिग्री एंगल से वेट हो गया। बोले कि ये वाला 45 डिग्री एंगल यहाँ पे बल लगाने की वजह से ऐसा हो। तो अभी हम लोग फोर्स कितना लगा रहे होंगे वही बता। अभी यहाँ पे अगर हम लोग एफ बनाए तो बोलेंगे कि इस डायरेक्शन में ऐसा टेंशन लग रहा होगा, नीचे की तरफ तो lग रहा होगा। मतलब 100 न्यूटन, क्योंकि m 10 kg। तो टी का एक कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में आएगा, टी का एक घटक हो जाएगा t cos 45। और टी का एक घटक जो होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, t sin 45। मतलब बोलेंगे टी का एक घटक mg को बैलेंस करेगा कि mg नीचे लग रहा है, टी का एक घटक जो ऊपर डायरेक्शन में आएगा, तो संतुलन के लिए ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले के बराबर होना चाहिए। हम लोग ऐसा बोलेंगे कि t cos 45 = mg मतलब 100। और t sin 45 = f। टी का ये जो लेफ्ट वाला कंपोनेंट जो बाएं तरफ होगा वो एफ को बैलेंस कर रहा होगा ऐसा। अभी इन दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड दे दोगे, हमने बोला कि समीकरण 2 को भाग दे दो 1 से, भाग दोगे तो बाएं साइड में तो 1 हो जाएगा, क्योंकि टी टी कट जाएगा, cos 45 और sin 45 का वैल्यू बराबर होता है, भाग देने पे 1 आ जाएगा। दाएं साइड में देखोगे तो f/100 आ जाएगा ऐसा। तो हम लोग बोलेंगे इसलिए f का वैल्यू जो आएगा वो 100।
अब ऑप्शन दिल्ली को हम लोग बोलेंगे इसमें करेक्ट। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि एक ब्लॉक जो है 10 kg का, उस पे फोर्स लग रहा है 30 डिग्री एंगल पे एफ, और जिस सरफेस पे रखा हुआ है ब्लॉक वो रफ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.25, तो बोला एफ का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि पार्टिकल मूव करना स्टार्ट कर दे, जस्ट स्टार्ट कर दे। तो हम लोग बोलेंगे कि ऐसा एफ का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एफ कॉस 30, दूसरा कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा एफ साइन 30, एम जी नीचे की तरफ होगा, एम जी, एम का वैल्यू 10 kg दिया हुआ है तो एम जी हो जाएगा 100 ऐसा। एक लंब बल नॉर्मल फोर्स ऊपर लगेगा ऐसा, और फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा तो म्यू एन के बराबर होगा ऐसा। ये कहानी क्या है कि ये जो पार्टिकल है वो एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा, वाई डायरेक्शन में तो संतुलन इक्विलिब्रियम है, मतलब ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स समान होना चाहिए। तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि एफ साइन थीटा मतलब एफ साइन 30, एफ साइन 30 प्लस एन इक्वल टू एम जी 100, इसलिए एन का वैल्यू जो होगा 100 माइनस एफ साइन 30। अभी ये चलना स्टार्ट करेगा, जस्ट स्टार्ट तभी करेगा जब राइट वाला फोर्स मतलब एफ कॉस 30 डिग्री फिक्सन के जस्ट इक्वल या उससे थोड़ा सा जस्ट बड़ा हो। मतलब हम लोग बोलेंगे कि एफ कॉस 30 का वैल्यू म्यू एन के तो बराबर ही होना चाहिए, तो उससे जस्ट थोड़ा सा बड़ा तो ये चलना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे एफ कॉस 30 इक्वल टू म्यू एन, म्यू की जगह पे 0.25 दिया हुआ है, एन को हम लोग लिखेंगे 100 माइनस एफ साइन 30 डिग्री ऐसा। तो ये हो जाएगा एफ कॉस 30 प्लस 0.25 एफ साइन 30 इक्वल टू 25। इसलिए एफ का वैल्यू बोलेंगे हम लोग 25 डिवाइडेड बाई कॉस 30 प्लस 0.25 साइन 30 डिग्री। कॉस 30 और साइन 30 का इसमें वैल्यू रखेंगे तो जो एफ का वैल्यू आएगा वो आएगा 25.2, एफ इक्वल टू 25.2, मतलब हम लोग बोलेंगे बॉम्बे जो है वो करेक्ट है। चलो 15th वाला देखो। 15th वाला थ्योरेटिकल है। इसमें क्या बोल रखा है कि दो स्टेटमेंट दे रखा है और उनसे रिलेटेड 50 ऑप्शन दे रखे हैं, मुझे सिलेक्ट करना है कौन सा सही है। देखो, तो फर्स्ट वाला बोला है कि जैसे ही हम लोग स्विच ऑफ करते हैं, स्विच ऑफ करने के
थोड़ी देर बाद तक फैन जो है घूमते रहता है, अचानक नहीं रुक जाता। जैसे स्विच ऑफ किए तुरंत नहीं रुकता, थोड़ा देर टाइम लेता है रुकने में, धीरे धीरे रुकता है। तो फर्स्ट वाला तो सही है। सेकेंड वाला बोला है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनर्शिया के कारण, इनर्शिया ऑफ मोशन जो है के कारण ऐसा फैन अचानक से नहीं रुकता, धीरे धीरे रुकता है। तो ये भी सही है। हम लोग ऐसा न्यूटन फर्स्ट लॉ में पढ़े हैं, कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, जब तक जबरदस्ती उसको बल लगा के रोका ना जाए। या कोई पार्टिकल अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, उसी रहना चाहता है जब तक फोर्स लगा के तो मोशन में न किया जाए। तो यहाँ पे देखो, फैन क्या है कि पहले से रोटेट हो रहा था, स्विच ऑन था, रोटेट हो रहा था, घूम रहा था। अभी स्विच ऑफ कर दिए तो फैन चाहता है कि पहले रोटेट हो रहा था तो अभी भी रोटेट होता ही रहे, इसलिए वो अचानक से नहीं रुकता, धीरे धीरे रुकता है। मतलब ये दोनों सही हैं, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो हम लोग बोलेंगे कि इसमें ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 16th वाले में देखो, एक चार्ज जो है क्यू किसी स्क्वायर सरफेस के सेंटर से a/2 डिस्टेंस ऊपर है ऐसा। अभी मेरे पास एक स्क्वायर प्लेट है, एक क्लोज सरफेस नहीं। तो हम लोग ट्राई क्या करेंगे, इसको एक क्लोज सरफेस बनाए, क्लोज सरफेस मतलब क्यूब बनाने की हम लोग ट्राई करेंगे। हम लोग बोलेंगे कि मान लो कि ये ऐसा क्यूब होता, ऐसा। तो अभी जो चार्ज रखा हुआ था यहाँ पे पी पे, तो वो सेंटर पे हो जाता है, इस क्यूब के सेंटर पे। तो इस क्यूब से जो टोटल फ्लक्स होता वो होता, अब एक क्यूब जो हो गया वो क्लोज सरफेस हो गया, इस क्यूब से जो टोटल फ्लक्स आता वो होता क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि हम लोग गॉस लॉ से पढ़े हैं कि जो टोटल फ्लक्स होता है किसी क्लोज सरफेस से होता है क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब अंदर में जो भी चार्ज है भाग एप्सिलॉन नॉट ऐसे। पहले स्क्वायर प्लेट था, वो क्लोज सरफेस नहीं था, इसलिए इसको क्लोज सरफेस करने के लिए हम लोग एक क्यूब बनाए जिसका एक फेस वो स्क्वायर प्लेट ऐसा। अभी उस स्क्वायर प्लेट से एक फेस से बताना। अभी हम लोग जानते हैं कि क्यूब में टोटल 6 फेस होते हैं, और टोटल फ्लक्स 6 फेस, 6 को मिला के क्यू बाई एप्सिलॉन नोट है। मुझे एक प्लेट से बताना था, मतलब एक फेस से बताना था, तो एक से जो होगा वो होगा क्यूब बाई 6 एप्सिलॉन नोट। क्योंकि टोटल 6 फेस होते हैं, 6 को मिला के क्यू बाई एप्सिलॉन नोट है, तो मुझे एक फेस से बताना था, हो जाएगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन। ऐसा तो हम लोग बोलेंगे बॉम्बे जो होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। 17th वाला देखो, 17th वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड बोला कि ऐसा है, 2/5 ई नोट आई कैप प्लस 3/5
ई नोट ए कैप, और बोला एक रेक्टेंगुलर सरफेस वाई जेड प्लेन में। तो जो सरफेस है उसका एरिया फैक्टर होगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, क्योंकि उसका जो प्लेन है वो वाई जेड है और एरिया प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो एक्स डायरेक्शन में होगा, तो एरिया वेक्टर को हम लोग ऐसा लिखेंगे 0.4 आई। अभी मुझे फ्लक्स चाहिए, तो फ्लक्स होता है ई डॉट ए, और डॉट प्रोडक्ट में हम लोग जानते हैं कि आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, जे वाले को जे से, ऐसे। तो यहाँ पे ई डॉट ए करोगे तो हो जाएगा 0.8/5 ई नोट ऐसा, और ई नोट के जगह पे बोला है 4 × 10⁻⁻। करोगे तो ये हो जाएगा 640। कैलकुलेशन के बाद इसका वैल्यू आएगा 640, तो हम लोग बोलेंगे दिल्ली जो होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या है कि एक हॉलो सिलेंडर दे रखा है, उसके अंदर एक चार्ज क्यू जो है सिमेट्रिकली ऐसे रखा हुआ। तो हमने बोला कि ऐसा एक मेरे पास हॉलो सिलेंडर था, एक पीछे वाले फ्लैट सरफेस को B बोला है, आगे वाले फ्लैट सरफेस को ए बोला है, चार्ज जो ऐसा सिमेट्रिकली सेंटर पे क्यू रखा हुआ है, और जो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस है को बी बोला है। अभी हम लोग जानते हैं गॉस लॉ से कि टोटल फ्लक्स जो होता है किसी क्लोज सरफेस वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हम लोग टोटल फ्लक्स को लिखेंगे, फाई टोटल को लिखेंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन। फाई टोटल का मतलब हम लोग बोलेंगे कि सरफेस ए से फ्लक्स, सरफेस सी से फ्लक्स, और सरफेस बी से फ्लक्स, ऐसा इन तीनों का सम जो होना चाहिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम लोग बोलेंगे कि ए से फ्लक्स, बी से फ्लक्स, और सी से फ्लक्स, तीनों मिला के होना चाहिए। अभी बी से फ्लक्स को उसने फाई दिया हुआ है, बी वाले को, बी से फ्लक्स को फाई दिया हुआ है, और देखो चार्ज जो है ए और सी से सिमेट्रिकल है, बीच में है, एग्जैक्ट बीच में है, तो हम लोग बोलेंगे फ्लक्स का जो वैल्यू होगा सी से या ए से, ये दोनों समान ही होंगे ऐसा। तो ऐसा बोल सकते हैं कि ए से फ्लक्स और सी से फ्लक्स इक्वल होंगे, क्योंकि ये तो सिमेट्रिकल हैं, इनका चार्ज जो है सिमेट्रिकल रखा हुआ है बीच में, और इनका एरिया भी समान है ऐसा। तो इसमें ए और सी समान है, मतलब इसको ऐसा लिख देते हैं 2 φ A प्लस 5B। 5B को हम लोग फाई जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिर फाई को इधर ले जाओगे राइट साइड तो वो माइनस में हो जाएगा, इसलिए हम लोग बोलेंगे 5A इक्वल टू हाफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस 5S। तो बोलेंगे ऑप्शन दिल्ली जो होगा इसमें करेक्ट होगा। 19th वाला देखो, 19th वाले में क्या था कि दो चार्ज ए और बी, जिनके पास चार्ज एक के पास प्लस क्यू दूसरे के पास माइनस क्यू था, वो कुछ
दूरी पे रखे हुए हैं और अभी उनके बीच जो फोर्स लग रहा है उसको एफ बोला है ऐसा। तो हम बोलेंगे कि दो चार्ज ए और बी कुछ दूरी पे रखे हुए हैं, आर दूरी पे मान लो। एक के पास चार्ज प्लस क्यू था, दूसरे के पास माइनस। अभी जो इनके बीच फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड जो होगा हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ऐसा। ये बोलोगे कि एक प्लस है एक माइनस है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है, इसलिए फोर्स जो होगा अट्रैक्टिव होगा ऐसा। अभी ए का चार्ज 25% बी को ट्रांसफर किया। ए का चार्ज पहले कितना था क्यू, 25% वाला 1/4 मतलब Q/4 अब ट्रांसफर करके बी को दे दिया। तो अभी ए के पास कितना बचेगा, तो पहले से क्यू था, Q/4 निकाल बी को दे दिया, तो अभी उसके पास बचेगा Q माइनस Q/4। तो बोलोगे कि ये हो जाएगा 3Q/4 ऐसा। ए के पास ऐसा बचेगा। बी के पास कितना बचेगा, तो बी के पास पहले से माइनस क्यू था, Q/4 और दिए उसको, तो माइनस क्यू प्लस Q/4 करोगे तो हो जाएगा -3Q/4। सेम डिस्टेंस पे रखा, तो अब नया वाला फोर्स क्या लगेगा, तो अब नया वाला फोर्स को हम लोग बोलेंगे एफ न्यू बोल देते हैं। हो जाएगा के Q1 Q2 करोगे तो हो जाएगा 9Q² / 16 अपॉन आर स्क्वायर। ये भी फोर्स अट्रैक्टिव होगा क्योंकि अभी भी एक प्लस है एक माइनस है। और K Q² / R² को एफ बोलेंगे तो हो जाएगा 9F/6। जो नया वाला फोर्स होगा उसको हम लोग बोलेंगे 9F/16, मतलब बोलेंगे ऑप्शन बॉम्बे इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, थ्योरेटिकल है। इसमें से चार स्टेटमेंट दिया है, बोला कौन से इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो फर्स्ट वाला क्या है कि बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स इंटरिंग इनटू ए गॉसियन सरफेस प्रोवाइड नेगेटिव फ्लक्स। तो फर्स्ट वाला तो सही है। लोग ऐसा पढ़े हैं कि जो इंटर करने वाला फ्लक्स होता है वो निगेटिव होता है। फर्स्ट वाला यही बोला है, तो फर्स्ट वाला तो सही। सेकंड वाला, सेकंड वाला है कि एक चार्ज क्यू जो है कि क्यूब के सेंटर पर रखा हुआ है, तो फ्लक्स सारे फेसों, 6 फेस होते हैं क्यूब में, वाला फ्लक्स जो है 6 फेस से सेम ही होंगे। सही है, क्योंकि चार्ज सेंटर पर रखा हुआ सिमेट्रिकल है, हर फेस से उसकी दूरी समान है, इसलिए फ्लक्स जो होगा हर फेस से। थर्ड वाला स्टेटमेंट सी जो है, थर्ड वाला में बोला किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोइड सरफेस, अगर उसके पास कोई नेट चार्ज नहीं है, फ्लक्स जीरो होगा, तो सही है। गॉस लॉ से हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस होता है Q/ε0, अगर Q जीरो है फ्लक्स जीरो होगा। और वैसे भी अगर क्लोइड सरफेस को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फ्लक्स जीरो होता है, क्योंकि जितना फील्ड लाइंस इंटर करते हैं उतना ही फील्ड लाइंस बाहर निकलते हैं। और इंटर करने वाले फ्लक्स को माइनस और बाहर निकलने वाले को प्लस बोलते हैं, तो प्लस माइनस कैंसिल होकर जीरो हो जाती है। ए वाला भी करेक्ट है स्टेटमेंट। चलिए, दिल्ली में बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर गॉसियन सरफेस के पैरेलल, गॉसियन सरफेस के पैरेलल है, इसका मतलब कि एरिया के परपेंडिकुलर हो गया।
और एरिया के परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पे बोला है कि नॉन जीरो होगा, तो ये दिल्ली वाला जो स्टेटमेंट है गलत है। तो बोलेंगे सिर्फ दिल्ली, डी वाला स्टेटमेंट गलत है, इसलिए ऑप्शन 21। बोला कि एक चार्ज क्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया, तो कैपिटल क्यू को ऐसा क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया, होल क्यू। दोनों को कुछ डिस्टेंस पे रखा। ऐसा मान लो आर डिस्टेंस पे ऐसे रखा। अभी बोला कि दोनों के बीच फोर्स मैक्सिमम हो, इसके लिए कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू में क्या रिलेशन। पहले तो हम लोग फोर्स लिखेंगे, तो फोर्स यहाँ पे जो होगा वो हो जाएगा एफ इजक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इसको और मल्टीप्लाई कर दो के आर स्क्वायर, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। फोर्स मैक्सिमम चाहिए, तो हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमा या मिनिमा के लिए डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि डी एफ बाई डी क्यू जीरो होना चाहिए मैक्सिमम फोर्स के लिए। तो हम लोग डिफरेंशिएशन को जीरो से इक्वेट करेंगे। तो अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो के बाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट ही था, के बाई आर स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। बाकी कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कैपिटल क्यू हो जाएगा, माइनस क्यू स्क्वायर को करोगे तो टू क्यू, ऐसा ये जीरो होना चाहिए। मतलब क्यू माइनस टू स्मॉल क्यू इजक्वल टू जीरो, यहाँ से कैपिटल क्यू इजक्वल टू स्मॉल क्यू, ऐसा मैक्सिमम फोर्स होने के लिए रिलेशन जो होगा कैपिटल क्यू इजक्वल टू टू स्मॉल। नेक्स्ट देखो 22। 22 में दो इन्फानाइट थिन प्लेन शीट दिया हुआ है, इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो बोला कि रीजन 1, 2 और 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। देखो हम लोग जानते हैं कि थिन शीट के चलते जो फील्ड होता है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ऐसा। अगर रीजन 3 में देखना होगा ऐसा, तो फर्स्ट वाले के चलते भी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड मतलब दूर की तरफ ऐसा बोलेंगे। फर्स्ट वाले प्लेट से भी दूर की तरफ, सेकेंड वाले से भी दूर की तरफ, ऐसा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। एक के चलते दूसरे के चलते भी इतना, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। ऐड करोगे दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए नेट के लिए ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसा किस डायरेक्शन में, प्लस एक्स डायरेक्शन में। अगर रीजन 2 की बात करें, देखो तो फर्स्ट वाले प्लेट से दूर मतलब इधर सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट होगा, राइट की तरफ सेकंड वाले प्लेट से भी दूर मतलब ऐसा लेफ्ट की तरफ होगा। तो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, नेट हो जाएगा जीरो। तो सके इस वाले रीजन में हम लोग बोलेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक। थर्ड वाले रीजन में देखोगे तो यहाँ पे भी सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और दोनों प्लेट से रेडियली आउटवर्ड दूर की तरफ, क्योंकि दोनों पे जो चार्ज डेंसिटी है वो पॉजिटिव है, तो इधर होगा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। नेट के लिए ऐड कर देंगे तो हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अभी देखो रीजन 2 में तो जीरो हुआ,
रीजन 3 में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट राइट की तरफ, और रीजन 1 में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लेफ्ट की तरफ। तो एक को प्लस लिखेंगे तो दूसरे को माइनस लिखना पड़ेगा ऐसा। इसलिए हम लोग बोलेंगे ऑप्शन दिल्ली। रीजन 1 में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट तो मैग्नीट्यूड होगा, माइनस क्यों? क्योंकि लेफ्ट की डायरेक्शन। रीजन 2 में जीरो, रीजन 3 में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे प्लस राइट की तरफ हो रहा था यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायरेक्शन। 23 देखो, 23 में कहानी क्या है कि एक क्यूब है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में रखा हुआ है ऐसा। तो बोले कि ऐसा एक क्यूब है, एक साइड जो है एक्स एक्सिस, तो वाई एक्सिस के पैरेलल जेड एक्सिस। ये जीरो जीरो यहाँ पे ओरिजिन। अभी क्या है कि फील्ड जो है एक्स डायरेक्शन में ही है, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसा इस डायरेक्शन। और फील्ड का जो वैल्यू दिया हुआ है वो बोला है ई इज इक्वल टू ई नोट इंटू एक्स आई कैप ऐसा। अभी देखो, तो इस क्यूब से पहले टोटल फ्लक्स हम लोग निकालेंगे, फिर क्यूब के अंदर चार्ज क्या होगा वो बताएं। अभी कहानी क्या है कि चार फेस के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो जाएगा इस क्यूब के चार फेस, क्योंकि उनका एरिया जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर आएगा। सिर्फ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आ सकता है वो इस फेस से और इस वाले से, बाकी चार का एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, इसलिए फ्लक्स जीरो। देखो, लेकिन अगर हम लोग इस वाले फेस की बात करें जहाँ पे फील्ड लाइंस इंटर करने वाले हैं, यहाँ पे इस फेस के लिए एक्स का वैल्यू जीरो है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट इंटू एक्स, एक्स यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, इसलिए फ्लक्स जीरो। तो इंटर करने वाले लाइन के चलते फ्लक्स नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जीरो होगा। तो अब फ्लक्स सिर्फ एक वाले फेस से आएगा, कौन सा? इस वाले। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर देखोगे तो ई नोट इंटू एक्स, और इस फेस के लिए एक्स का वैल्यू ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन है तो ये यहाँ पे तो ए होगा ऐसा। तो हम लोग बोलेंगे कि ई नोट इंटू ए, यहाँ पे एक्स की जगह पे हम लोग ए रख दिए, ए हो गया इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे इस फेस से अगर फ्लक्स चाहिए तो फ्लक्स को हम लोग बोलेंगे ए डॉट ए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया तो हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर ऐसा। नेट फ्लक्स जो होगा ई नोट इंटू ए क्यूब ऐसा, और नेट फ्लक्स को हम लोग लिखते हैं क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। इसलिए जो क्यू निकालना है हो जाएगा फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नोट। फ्लक्स की जगह पे ई नोट ए क्यूब आ गया है, तो हो जाएगा एप्सिलॉन नोट ई नोट ए क्यूब।
ई नोट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए का वैल्यू 2 सेंटीमीटर दे रखा है, और एप्सिलॉन नोट का वैल्यू हम लोग जानते हैं। तो सबका वैल्यू डालने के बाद जो क्यू आएगा होगा 288 इंटू 10⁻14 कूलम। क्यू इक्वल टू, तो हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन दिल्ली जो होगा इसमें करेक्ट होगा। ट्वेंटी फोर देखो, 24 में बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल के चलते इक्वेटोरियल प्लेन में डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी कर। हम लोग पढ़े हैं इक्वेटोरियल प्लेन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कुछ का मैग्नीट्यूड के पी अपॉन आर क्यू ऐसा। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन ये होता है के पी अपॉन आर क्यू, की जो है 1/r³ के प्रोपोर्शन। हम लोग बोलेंगे ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट होगा। 25 देखो, बोला फ्लूइड सरफेस के लिए ई डॉट डी एस का वैल्यू जी, मतलब क्लोज लूप इंटीग्रेशन ई डॉट डी इक्वल टू 0। देन कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? ई डॉट डी एस 0 है, मतलब हमारा हो गया फ्लक्स। फ्लक्स जीरो का मतलब कि जितना फील्ड लाइंस सर कर रहा है उतना ही फील्ड लाइंस बाहर निकल रहा है। मतलब हम लोग बोलेंगे कि बॉम्बे जो है वो करेक्ट होगा इसमें।